वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज से हम नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे जो चैप्टर हैं पीडीएफ से पढ़ाए थे और राष्ट्रीय आय में थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं, तो इसलिए बोर्ड पे आना पड़ा। तो आज हम राष्ट्रीय आय, वैसे भी राष्ट्रीय आय में 4 चैप्टर हैं और ये पहली यूनिट है तुम्हारी मैक्रो की, जो कि आप सबके सेकेंड टर्म में आना है इस साल। तो इसलिए अभी हम पहला चैप्टर देखेंगे, आय का चक्रीय प्रवाह। उसके बाद धीरे धीरे करके हम बाकी चारों चैप्टर भी बोर्ड पे ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह है क्या। तो देखिए क्या होता है आय के चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब यहाँ पर यह है कि जब उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है तो जो आय का सृजन होता है उसको किस प्रकार से वितरित किया जाए, और उसके बाद वितरित होने के बाद क्या होता है कि उसको फिर खर्चा कर दिया जाता है, व्यय कर दिया जाता है, और आय जो है किसके पास चला जाता है, उत्पादक के पास चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक सर्कुलेट होती रहती है इनकम, तो उसी को चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब जरा देखो इसमें, देखिए आपके उसमें तो वैसे तो आय के चक्रीय प्रवाह की अगर बात की जाए तो 4 क्षेत्र हैं आय के चक्रीय प्रवाह के, 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ 2 ही क्षेत्रीय है, तो हम सिर्फ इसमें 2 ही क्षेत्र के डिस्कस करेंगे। और दो क्षेत्र होता है उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जिसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, क्या है, एक परिवार और एक फर्म। तो इसको 2 क्षेत्रीय कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जो परिवार होता है वो फर्म को क्या करता है, संसाधन देता है। क्या देता है, संसाधन। अब भाई ये संसाधन देगा, आप सबने 11th क्लास में पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं भाई, भूमि, श्रम, पूंजी वगैरह। तो अगर ये संसाधन दे रहा है तो फर्म संसाधन के बदले क्या देगा, इसको संसाधनों का भुगतान देगा। क्या देगा, संसाधनों का भुगतान। ठीक है, संसाधनों का भुगतान देगा। अब भूमि के बदले क्या मिलेगी भाई, रेंट मिलेगा, है ना, लगान मिलेगा, और पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा। तो यही जो होता है संसाधनों का भुगतान होता है। तो पहले जो परिवार होता है वो संसाधन देता है, संसाधनों के बदले जो फर्म है वो क्या करते हैं, संसाधनों का भुगतान देते हैं, मतलब लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, और सैलरी के रूप में, जिसको हम मजदूरी कह सकते हैं, इसके रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो परिवार है जो उनको वो जो वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, जो श्रम मिलता है, उसको वो खर्च कर देते हैं किस पे, वस्तुओं और सेवाओं पे। किस पे कर देते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पे उसको वो खर्च कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब वस्तुओं और सेवाओं पे ये खर्च करेंगे तो पैसा क्या होगा, फर्म के पास चला जाएगा। अब इसके बदले क्या होगा कि जो फर्म है उनको क्या देंगी, वस्तुएं और सेवाएं देंगी। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं पे क्या करता है, परिवार खर्च कर देता है, इसके बदले जो फर्म है उनको वस्तुएं और सेवाएं देती हैं। अब देखिए ध्यान से, तो क्या है कि यहां पर देखो किस चीज का परिवाह हो रहा है, एक तो भाई पैसे का परिवाह हो रहा है, दूसरा किस चीज का हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का हो रहा है। ठीक है, तो जो ये पैसे का परिवाह होता है, मतलब मुद्रा, जिसको मुद्रा कहते हैं, तो जो ये पैसे का प्रवाह होता है जिसको मुद्रा कहते हैं, तो इसको मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। और जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है, उसको क्या, वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इससे आगे इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं कि भाई आय के चक्रीय प्रवाह की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन, उत्पादन के संसाधनों के बीच में इसका वितरण, और अंततः फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय करना आय का चक्रीय प्रवाह है। अब किस तरह से देखो उत्पादन किया गया था, हमने यहां पर क्या समझा भाई कि भाई परिवार ने इनको संसाधन दिया, संसाधन के बदले इन्होंने इनको मजदूरी वगैरह दी, लगान दिया, ब्याज दिया। अब क्या करता है कि परिवार उसके बदले वस्तुएं और सेवाएं खरीद लेता है, मतलब व्यय कर देता है। इसको साधारण से बाद में कहा जाए, भाषा में कहा जाए तो व्यय कर देता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसके बदले इनको जो फर्म है वस्तुएं और सेवाएं देती है। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। आप इस सबको नोट कर लें। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई मुद्रा और जो वास्तविक प्रवाह है उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलो बच्चों, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है उसके बीच में। मैंने
बताया था कि भाई क्या है वास्तविक प्रवाह, क्या होता है जब वस्तुओं और वस्तुओं की प्रवाह होती है, और मौद्रिक प्रवाह क्या होती है जब मुद्रा की प्रवाह होती है। तो देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसको इसी हिसाब से आप सबको एग्जाम में करना है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो कहानियां नहीं मांगती है, वहां पर पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। ठीक है, तो देखिए अर्थ मैंने आधार दे रखा है, तो अर्थ देखिए सबसे पहले क्या है। तो हम वास्तविक प्रवाह का अर्थ देखते हैं क्या है कि यह है फर्म और परिवार के बीच में वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह। ये हम पहले ही बात कर चुके थे कि भाई वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह क्या कहते हैं, हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वहीं पे मौद्रिक प्रवाह क्या है, ये फर्म और परिवारों के बीच मुद्रा का परिवाह है, तो मुद्रा का परिवाह होता है ये। अब देखिए दूसरा आधार क्या है, विनिमय का प्रकार। इसमें विनिमय किस प्रकार से होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है और इसमें मुद्रा का विनिमय होता है। ठीक है, मुद्रा की लेन देन होती है और यहाँ वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन होती है। विनिमय का मतलब लेन देन होता है। वहीं पे विनिमय में समस्या, अब विनिमय में समस्या क्या आती है जरा देखें। तो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या हो सकती है। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या क्या होती है, ये मुद्रा वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस कर रखा है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो मुद्रा वाले चैप्टर में देख ले कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या क्या होती है। जैसे कि जब वस्तुओं और वस्तुओं की जब लेन देन होती है तो कई सारी समस्याओं को, जैसे दोहरा संयोग हो गया, उसको तुम स्टोर नहीं कर सकते हो, वस्तुओं को स्टोर नहीं कर सकते हो, या आपको कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो समस्या होती है जब वस्तुओं और वस्तुओं की लेन देन होती है। कि भाई मान लो आपको टेबल के बदले कोई कुर्सी लेनी है, तो आप टेबल लेकर जाओ कहीं पर, फिर उससे कुर्सी लेकर आओ, तो कई सारी समस्याएं होती हैं जो कि मैंने बहुत ज्यादा डीपली जो है मुद्रा वाले चैप्टर में बता रखा है। तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो भी देख लें, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या होती क्या है। लेकिन जब मुद्रा की बात आती है कि मौद्रिक प्रवाह में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है कि दोहरा संयोग वगैरह ढूंढना पड़े। ठीक, उसके बाद है वैकल्पिक नाम क्या है, तो इसका वैकल्पिक नाम भौतिक प्रवाह है। वास्तविक प्रवाह को जो है भौतिक प्रवाह भी कहा जाता है। और वहीं पे जो इसका नाम है मौद्रिक प्रवाह का, वो नाम का प्रवाह है। ध्यान रखना, ये नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको नाम का ही प्रवाह कहा जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस था, इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद आपके इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। आप फिलहाल इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो इसको जरा। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है। देखो, स्टॉक वो चर है जिसको आप एक समय बिंदु में माप सकते हैं, और वहीं जब प्रवाह की बात की जाती है तो प्रवाह का जब मेजरमेंट होता है, उसको मापा जाता है तो एक समय अवधि में मापा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या है, पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी के अंदर कितना पानी है वो आप एक समय बिंदु में बता सकते हैं। ठीक है, वहीं जब प्रवाह की बात की जाएगी तो उसका जब टैप खोल दिया जाए, नल खोल दिया जाए, तो जो प्रवाह हो रहा है उसको प्रवाह कहा जाता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने कहा था आधार के उस पर चला करना है आप सबको। तो देखिए अर्थ के आधार में क्या है, स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि भाई 2 बजे पानी की टंकी इतनी है, आधी है या पूरी है। वहीं पे प्रवाह चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक समय अवधि में मापा जा सकता है, एक समय अवधि में मापा जाता है इसको। और देखिए इसका समय काल नहीं होता, तो स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता है। और यहीं पे जब प्रवाह की बात की जाती है तो इसका समय काल होता है। ठीक है, क्योंकि ये कम ज्यादा होता रहता है, जो प्रवाह है वो क्या है, कम ज्यादा होता रहता है। यहां पर देखिए प्रकृति कैसी है, स्थैतिक अवधारणा। स्थैतिक अवधारणा का मतलब यहां पर यह है कि स्टॉक जो है वो स्थैतिक है, निश्चित है। ठीक है, वहीं पे ये गतिशील अवधारणा है। इसका मतलब ये है प्रवाह जो है कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए ये गतिशील अवधारणा है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, मुद्रा की पूर्ति होगी, राष्ट्रीय आय की संपत्ति होगी। वहीं पे इसका प्रवाह का उदाहरण देखिए, तो मुद्रा में व्यय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, तो इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आय का चक्रीय प्रवाह है, इस चैप्टर में यही टॉपिक थे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद आपके 3 चैप्टर हैं, कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय में आपके 4 चैप्टर हैं।
और कुछ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम के लिए भी डिमांड किया था, तो जल्दी इंग्लिश मीडियम के जो वीडियो रह गए हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। पहले हिंदी मीडियम के पूरे हो जाएं तो उसके बाद इंग्लिश मीडियम के हो जाएंगे। वैसे भी सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है कि आप सबका जो एग्जाम होगा वो 26 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा, तो उससे पहले इंग्लिश मीडियम के भी सारे वीडियो पूरे कर दिए जाएंगे। तो बस आज ये जो चैप्टर है इसको समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। चलिए, थैंक यू।